अब पिछले वाले क्लास में तुम लोगों का मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने कवर कर लिया। आज हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में भी कवर किया हुआ था, लेकिन सिलेबस में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं, तो तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा और साथ साथ में वो कनेक्ट भी हो जाएगा। क्योंकि इसके फिर तुरंत बाद में तुम लोग को देखना पड़ेगा लॉरेंस फोर्स। ठीक, और लॉरेंस फोर्स जो रहता है वो इन्हीं दोनों पे बेस्ड। क्लियर? इलेक्ट्रिकल फोर्स जितना लग रहा होगा, मैग्नेटिकल फोर्स जितना लग रहा होगा, क्योंकि कल हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के वजह से लगने वाले फोर्सेस को डील किया हुआ था। देखे थे कितना कितना फोर्स कहां कहां पे लग रहा था और किस टाइप से लग रहा था, और उस बेसिस पे उसका मोशन हो रहा था भाई। ठीक है, चलो तो आज के लिए हेडिंग लगाओ मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अब मेरे को यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए दो प्लेट्स ले लिया मैं। ठीक है, यहाँ पे एक को ले लो पॉजिटिवली चार्ज, ये हो जाएगा भाई पॉजिटिव चार्ज, और ये हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक, दूसरा चीज यहाँ पे दिमाग में बिठाना, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो है उसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया हुआ है। क्लियर? तो ग्रेविटी का यहाँ पे कोई इंपैक्ट देखने के लिए नहीं मिलने वाला। इतना समझ में आ गया? अच्छा, ये टेढ़ा बन गया है, रुक जाओ थोड़ा सा, दिखेगा ही नहीं बढ़िया से वो, तो बोर्ड किसी दिन मेरे हाथ से फूट के मानेगा। तो इस हिसाब से उधर चला गया नेगेटिव चार्ज, इधर आ गया भाई पॉजिटिव चार्ज। बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तेरे तरफ होगा कि अंदर की तरफ होगा? सामने की तरफ, मतलब राइट साइड में, पीछे, ऊपर साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव लगता है पैदल। पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव यहाँ, तो नीचे से ऊपर ना लगेगा, वो इस साइड में लगेगा। चलो, तो ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा होगा भाई, सीधी सी बात। ठीक, तो यहां से नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लग रहा है। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो यहां पे मैंने एक चार्ज लिया, इसको मैं सीधा फेंक के मारा। ठीक है, तो जब इस चार्ज को सीधा फेंकोगे तो मेरे को बताओ चार्ज का मोशन किधर होगा? सीधा निकल जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किधर जाएगा? सोचो सोचो, किधर जाएगा? मैं क्या बोला सुने? चार्ज को सीधा फेंक के मारे तो चार्ज किधर जाएगा? सीधा जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, किधर जाएगा? ऊपर, अंदर। और तू किधर भेजेगी? अपने घर? किधर बोल रही है? ऊपर। बता रीजन क्यों? अच्छा, वो बोली तो बोल दी साथ में। ठीक, बता। ठीक है, चलो, वो वैसे नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज का मोशन होता है। ये हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर लग रहा होगा उसको उधर धकेल देगा, सीधी सी बात है। आया समझ में? नेगेटिव चार्ज रहता तो नीचे की तरफ डेविएट हो जाता, पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ डेविएट हो जाएगा। तो चार्ज से तुमको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो कि चार्ज का मोशन जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, मतलब वो डेविएट किधर होने वाला हो। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो रास्ता है ये सीधा होना चाहिए था। इसका जो रास्ता है ये सीधा होना चाहिए था, लेकिन इसका रास्ता सीधा ना हो करके ये जो है ये डेविएट हो जाता है। डेविएट होगा बोलने का मतलब
यहां तक आया, और यहां से फिर ध्यान देना मैं अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करके बना रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए कि भाई एक्चुअली में हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या है। दिख रहा होगा? हाँ, तो मैंने यहाँ पे कैसे ड्रॉ किया समझ में आया तुमको? सबसे पहले मैं इसको यहां से कर्व बनाया, उसके बाद फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है। तो भाई तुमको ऐसे ही दिमाग में बिठाना है, ये ऐसे ही इसका रिजल्ट आने वाला होगा। क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस वाले चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे। अरे लग रहा है ना, तब ना जाकर के ये फोर्स भाई उसको ऊपर लेकर के जाएगा। अगर फोर्स नहीं लगता तब के केस में ये सीधा निकल जाता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और वही फोर्स जो है इस चार्ज को ऊपर की तरफ डेविएट किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या हो जाएगा, एक तो पहला पॉइंट ये मान करके चलो, पहला पॉइंट ये मान करके चलो कि ये कितना ज्यादा डेविएट हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक, और यहां से मान करके चलो ये एक्स डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ इसको हम लोगों ने वाई मान लिया। आगे इतना समझ में? ठीक है, चलो तो अब हम लोग इसका एक एक करके बनाना चालू करें चीजें। सबसे पहले वाले पॉइंट के हिसाब, अच्छा एक काम करते हैं, हियर फोर्स एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला रहेगा। तो यहाँ पे एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से लगने वाला फोर्स, इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया एफ ई। ठीक है, तो एफ ई जो लगेगा, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, चार्ज क्यू पे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई अप्लाइड है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। आया इतना समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है क्यू ई। क्लियर? तब जब फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो उसका मोशन कांस्टेंट रहता है या फिर एक्सिलरेटेड, बोलने का मतलब वेरिएबल हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर कोई सा एक ऑब्जेक्ट किसी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी में चल रहा है, उस पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो फिर वो जो वेलोसिटी रहेगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और वेलोसिटी इंक्रीज किया बोलने का मतलब वहां पे क्या अप्लाई हो गया, एक्सिलरेशन। ठीक है, तो जब फोर्स अप्लाई हुआ है तो जाहिर सी बात है इस पे एक्सिलरेशन भी लग रहा होगा, लग रहा होगा। एक्सिलरेशन जो लग रहा होगा इसका वैल्यू क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय मास। तो फोर्स ला करके उसी को रखो यहाँ पे, क्यू ई डिवाइड बाई एम। हम लोगों को जनरली इसके मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, तो इसको स्केलर फॉर्म में लिखो, क्यू ई डिवाइड बाई एम। यहां तक में कोई डाउट? यहां तक में कोई डाउट नहीं? अरे कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अब समझो, यहां पे ऑब्जेक्ट के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने के बाद, जब इस फील्ड में एंटर नहीं किया हुआ था तो उसको मैंने जिस डायरेक्शन में फेंक के मारा हुआ था वो उसी डायरेक्शन में जा रहा था। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर में एक्सेलरेशन लगेगा, मतलब फोर्स लगेगा, और उसको ये घुमा देगा। क्लियर? तो हर एक पॉइंट पे इस पे दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, या इसका मोशन जो है वो हर एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में हो रहा है, एक ऊपर की तरफ और एक सीधा। तो डिस्प्लेसमेंट भी इसका दो डायरेक्शन में हो रहा होगा, एक ऊपर की तरफ और एक सीधा। आया समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसका एक्स डायरेक्शन का मोशन निकालते हैं। देखो दोनों डायरेक्शन में तुमको ध्यान देना है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है। अरे उसको स्टार्टिंग में ऐसे फेंक के मारे है ना, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। समझ में आया बात? और इतना समझ में आया? दूसरा चीज समझो, अगर पार्टिकल ये जो है ये सीधा निकलता तो इसका मोशन कौन से डायरेक्शन में हो जाता, एक्स डायरेक्शन में। अब ध्यान देना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और उसका परपेंडिकुलर चार्ज रहता है तो चार्ज पे कोई फोर्स ही नहीं लगता उसमें। ठीक है, चार्ज पे कोई फोर्स अरे नहीं लगता भाई, पहले वाले चैप्टर के हिसाब से। क्लियर? ई का फॉर्मूला याद करो, तो अगर ये परपेंडिकुलर सीधा निकल जाएगा तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो एक्स डायरेक्शन में इसका फोर्स क्या है, 0। एक्स डायरेक्शन में इसका फोर्स क्या है, 0। तो एक्स डायरेक्शन में अगर इसका फोर्स नहीं लगेगा तब के केस में एक्सीलरेशन भी नहीं होगा, और एक्सीलरेशन नहीं होगा बोलने का मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं होगा। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो मैं इसको यू से फेंका हुआ हूं, तो एक्स डायरेक्शन में इसका फाइनल वेलोसिटी भी क्या मिलेगा तुमको, यू ही मिलने वाला होगा। आया बात इतना समझ में? क्लियर? बोलने का मतलब अगर फाइनल वेलोसिटी भी लोगे एक्स डायरेक्शन में तो वो किसके इक्वल आएगा, तुम्हारे यू के इक्वल आ जाएगा। क्लियर?
चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस दोनों निकालना है। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। एस इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसी डायरेक्शन में फेंका हुआ था, फेंके थे, तो एस इज इक्वल टू यहां से यू का तो यू ही रहने। अब मान लो एस जो है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया, यहां से ये टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया, मतलब वो पूरा डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है जितने पार्ट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ठीक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंथ कितना था, एक्स, मतलब विड्थ एक्स है, तो ये एक्स डिस्टेंस कवर किया भाई, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में लगा है कि नहीं लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा है, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक के मारा हुआ है, तो वाई डायरेक्शन में उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये ले लिया हम लोगों ने x, ये यू एक्स ले लो, इसको ए एक्स ले लो, समझ में आ गया। अब यू एक्स मतलब ये यू ही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ही है, ठीक है। और टाइम जो रहेगा, ये टाइम का टाइम ही ले लो, ये वो टाइम है जितने टाइम में ये इस बाउंड्री को क्रॉस करके निकल रहा होगा, मतलब एक्स डिस्टेंस कवर करने में लगा हुआ टाइम है। क्लियर, तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे u इक्वल्स टू, तो क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाई टी। ये एक रिलेशन याद रखना। अभी इक्वेशन नंबर 1 आया इतना समझ में। अब हम लोग देखते हैं मोशन इन y डायरेक्शन। क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी, मतलब यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सीधी सी बात, ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है या जो ये जो एक्सेलरेशन लगा, ये कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में। ये एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में लगा हुआ है, वाई डायरेक्शन में। बात समझे, एक्सेलरेशन को, तब ना भाई ये उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो फोर्स इधर लगेगा, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स अगर वाई डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी किधर लगने वाला होगा, वाई डायरेक्शन में। तो ये ए वाई का वैल्यू है। अब ध्यान देना, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू यू, और इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इज इक्वल टू 0, ऊपर की तरफ गया ही नहीं है उसका मोशन। ठीक, तो यहाँ पे यू वाई का वैल्यू कितना, 0। एस के जगह पे क्या आ जाएगा, वाई, ये हो गया 0, हाफ, और ए का वैल्यू ऊपर से टांगो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू ई डिवाइड बाई एम, और टी का टी स्क्वायर। टी का वैल्यू निकाले हैं क्या, निकाले हैं। अच्छा, यहां से यू का वैल्यू नहीं निकालो भाई, यहां से टी का वैल्यू निकालो, उसको ना रखेंगे वहां। टी इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा एक्स बाई यू, इसको ला करके यहां रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स बाई यू होल स्क्वायर। क्लियर, क्लियर, बस सॉल्व कर दो। हाफ क्यू ई एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एम इंटू यू, इनिशियल वेलोसिटी। आया इतना समझ में। अब ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, चार्ज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट। उसके बाद फिर एम, मास ऑफ द चार्ज, कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी चेंज होगा क्या भाई, 5 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर फेंकूंगा तो वो उतना ही रहेगा इनिशियल वेलोसिटी, वो तो चेंज होना नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या बचा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इन सारे टर्म्स को हम लोग कांस्टेंट मान करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहां से के एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया, ठीक है। चल तो मैथ बता, ये किसका इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर भाई। हाँ, ये एक इक्वेशन है पैराबोला का,
ये किसका इक्वेशन है? ये पैराबोला का इक्वेशन है। समझ में आया? पैराबोला जानती है क्या? पैराबोला कैसे बनता है? ऐसे, हाँ, वैसे ही बनता है। ठीक है, तो पैराबोला, अब ध्यान दो, पैराबोला, ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया। और ये कहां पे आया हुआ है? ये इक्वेशन वाई मोशन में आया हुआ है। अरे किस में आया है भाई? वाई मोशन में आया हुआ है, वाई डायरेक्शन के मोशन में। और वाई डायरेक्शन का मोशन जो है ये कहां तक हुआ है? ऑब्जेक्ट जो है ये वाई डायरेक्शन में मोशन कहां तक किया हुआ है? ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रहते तक ऊपर खिंचाया है। क्लियर? तो यहां से ये जो यहाँ पे ये पाथ बन करके आया, यहां से जो पाथ बन करके आया, यही पाथ कैसा है? पैराबोलिक पाथ। समझ में आ गया? वो पाथ कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक पाथ। अब हम लोग क्योंकि पाथ डिस्कस कर रहे हैं तो ये आ गया भाई तुम्हारा यहाँ पे पैराबोलिक पाथ। कब? जब एक चार्ज किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है तो कौन से पाथ पे वो ट्रेवल करेगा? पैराबोलिक पाथ में। और तब तक ट्रेवल करेगा जब तक कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ देगा फिर वो स्ट्रेट लाइन मोशन करना चालू कर देगा। भाई बनाया है ना वहां पे फिर स्ट्रेट लाइन ग्रीन कलर से, तो इसीलिए बनाए थे क्योंकि जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ा तो फिर उसका मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। आगे इतना समझ में? आगे इतना समझ में? अब पिछले वाले में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलग अलग टाइप के मोशन देखे हुए थे। एक आया था हम लोग का स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा आया था उसमें से सर्कुलर मोशन, तीसरा आया था उसमें से हेलिकल मोशन आया था। ये सारा चीजें और कॉन्सेप्ट जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसी के कॉन्सेप्ट को अभी आगे में यूज करने वाले हैं। तो ये क्या आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ क्यू ई डिवाइड बाई एम। आया इतना समझ में? लिखो, इतने को लिखो। ये है तुम्हारा पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज व्हेन मूव्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया कंप्लीट? बस भाई, तो हम लोगों ने दो डिफरेंट फील्ड्स में, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लिए, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का कवर कर लिए, और दोनों में ही पाथ कैसे बने हुए हैं ये तो समझ में आ गया होगा। ये आ गया होगा? ठीक है भाई, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, लॉरेंस फोर्स। पहले इसको डिफाइन ही कर लेते हैं, लिखो तो, व्हेन अ चार्ज is placed in a region where both electric field and magnetic field are present या exist, then charge will experience a force experience a net force due to both electric and magnetic field, due to both electric and magnetic fields। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स जो रहता है जनरली इसको एफ एफ से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, और एफ इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स, प्लस इसको बाद में लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स। ठीक ठीक, अब ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स का वैल्यू हम लोग क्या निकालते हैं? क्यू ई, अरे निकाले थे अभी। और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्यू
V क्रॉस B। आ गया इतना समझ में? ठीक, क्यू को बाहर निकाल दो थोड़ा सा डिजाइनदार लिखने के लिए, ये हो जाएगा E प्लस V क्रॉस B। क्लियर? ये हो जाएगा भाई नेट फोर्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स। अब यहां पे देखो, यहां तक का जो हम लोगों ने देखा आज की क्लास में, वो तुम्हारे एक तरीके से फैक्ट, ज्यादा तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अब जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो तुम्हारे पिछले वाले सारे जो भी हम लोगों ने मोशन वगैरह देखा हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड वाले भी और अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले भी देखे हुए थे, सबको साठ के अब हम लोग को देखना है। ठीक है, अब ध्यान देना, ऐसा रीजन, ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट, तो भाई उन्हीं का तुम्हारा बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए बोलोगे तो दोनों का डायरेक्शन एक तो सेम हो सकता है, मतलब दोनों ही पैरेलली हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वो दोनों ही किसी न किसी एक थीटा एंगल से इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। क्लियर? तो इसके लिए तो एक तीन पॉसिबिलिटी हम लोगों ने ये देख लिया। उसके बाद फिर हम लोगों को इसमें एक चार्ज को मोशन करवाना है, मतलब चार्ज को इन फील्ड्स में, इन फील्ड्स के बीच में से पास करवाना है। तब के केस में अब इसके लिए भी तुम्हारे बहुत सारे केसेस आ जाएंगे। अब जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों पैरेलल है। क्लियर? अब चार्ज को हम लोग तीन टाइप से इसमें मोशन करवा सकते हैं। एक उन्हीं के डायरेक्शन में, एक उन्हीं के डायरेक्शन में, दूसरा उनके परपेंडिकुलर, दूसरा उनके परपेंडिकुलर, और तीसरा दोनों से ही थीटा एंगल इंक्लाइंड करके फेंक सकते हैं। तो ये तुम्हारा उस केस में हम लोग तीन कंडीशंस बना लिए जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। सेम ऐसे ही तीन केसेस तब के लिए भी बना सकते हो जब तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। समझ में आया? तो जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो चार्ज को तुमको मोशन करवाने के तीन केसेस बन जाएंगे। एक के परपेंडिकुलर लो, दूसरे के पैरेलल ले लो, दो केसेस वो हो जाएंगे। मतलब एक बी के पैरेलल ई के परपेंडिकुलर, पहला केस। उल्टा दो, ई के पैरेलल और बी के परपेंडिकुलर, दूसरा केस। तीसरा केस दोनों के ही परपेंडिकुलर। बोलने का मतलब, मान लो ऐसे ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मोशन या तो तुम्हारे तरफ होगा या फिर अंदर की तरफ, तो तीनों एक दूसरे के क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। तो अलग अलग बहुत सारे केसेस पॉसिबल है भाई, बहुत सारे। अब हमने तो दूसरे वाले कंडीशन के लिए, सेकंड वाले केस के लिए सिर्फ परपेंडिकुलर और पैरेलल लिया हुआ है। अब अगर थीटा डिग्री इंक्लाइन करके भी बनाओगे तो भी उसमें कई सारे केसेस आ जाएंगे। समझ में आया? चलो भाई, हालांकि बहुत इजी है, एक बार में समझ में आ जाएगा, ध्यान दो बस। देखो, तो अब तक हम लोगों ने देखा हुआ था मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड अलग से, और मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड वो अलग से देखे। अब दोनों जब फील्ड एक साथ आ गए हैं तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। इन बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया ये? अब पहले नंबर सिचुएशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं, when B is parallel to E, when B is parallel to E, इतने को लिखना है तो जल्दी लिख लो और फिर सीधा सामने की तरफ देखो, क्योंकि अब समझना है और आंसर तुम्ही को देने। हो गया? हो गया? देखो, एक नया कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये ट्रेवल कैसे करते हैं बिना मीडियम के। ठीक है, इसी का भी वहां पे कॉन्सेप्ट हम लोग फिर यूज करने वाले रहेंगे। देखो,
मान लो ये गया एक तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, या क्या बोलना चाहिए उसको, मैग्नेटिक फील्ड, जो इसको लेना चाहे ले लो। ये एक फील्ड ये मान करके चलो, दोनों एक दूसरे कैसे हैं, पैरेलल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्लियर, इसको मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया। आगे इतना बात समझ में। अब जैसे मान करके चलो मैं यहाँ पे एक चार्ज लिया क्यू, ठीक। अब इसको मोशन करवाने का मेरे पास तीन केसेस हैं, या तो मैं इनके डायरेक्शन में मोशन करवा दूं, दूसरा इनके परपेंडिकुलर ले लूं, या तीसरा इनसे एक थीटा डिग्री इंक्लाइन करके बना लूं। तीन केसेस हो गए, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले नंबर केस वन, when V is parallel to B is parallel to E, तीनों ही पैरेलल है, मतलब इसका मोशन सीधा करवा रहे हैं ऐसे, ठीक है। एक चीज, इनिशियली मैं अभी पहले इस चार्ज को, एक काम करते हैं, मैं इसको मोशन नहीं करवाता हूं, मैं इसको ऐसे ही रेस्टिंग स्टेट में रखा हुआ हूं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी तुमको कितना याद है देखें, इसको मैंने अभी रेस्टिंग स्टेट पे रखा हुआ है। एक मैं चार्ज लिया, ध्यान से समझो, चार्ज लिया, दो फील्ड यहां पे बने हुए हैं, चार्ज को मैं यहां ले जाकर चुपचाप रख दिया, ठीक है। मेरे को बताओ इसका मोशन किधर होगा और क्यों होगा। इसके पहले अभी जो डिराइव किए हुए थे, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर, ऊपर की तरफ। तो मान लो मैं यहां पे एक चार्ज रखा, ये चार्ज किधर जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, सीधी सी बात। तभी ना फेंके थे तो वो ऊपर खींच लिया भाई। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उधर जा रहा है, तो ये चार्ज को उधर फेंकेगा नहीं, ये फेंकेगा ना। क्लियर। अब मेरे को बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका तो मोशन सामने की तरफ हो गया, हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बताओ मोशन किधर जाएगा। फोर्स का वैल्यू क्या लेते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यूवीबी, क्यूवीबी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू जीरो लोगे तो फोर्स का वैल्यू कितना हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इधर जाने वाले चार्ज का कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है, चार्ज का मोशन भी उधर रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आया बात। दूसरा चीज समझो, मैं पहले क्या बोला था, पहले क्या बोला था कि चार्ज को मैं ला करके यहाँ पर रेस्टिंग स्टेट में रखा हुआ हूं। तो जब भी कोई सा चार्ज रेस्टिंग स्टेट में रखता है रहता है, तो इतना भेजे में तुम्हारे नहीं है कि किसी भी तरीके से उसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता। रेस्टिंग स्टेट वाले चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड लगता ही नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स। और इसको पहले हम लोग 2-3 बार डील कर चुके हैं। तो जब मैं यहाँ पे चार्ज को रेस्टिंग स्टेट में रखूंगा, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा उस डायरेक्शन में। अब चार्ज जो है ये मोशन में आ गया, जब मोशन में आ गया है तब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगा। लेकिन क्योंकि इसका मोशन भी उसी डायरेक्शन में जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। याद हुआ इतना, समझ में आया। तो रेस्टिंग स्टेट में कोई चार्ज रहता है और दोनों फील्ड के प्रेजेंस में आएगा, तो सबसे पहले उस पर फोर्स किसके वजह से लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। इधर मैं मोशन ना करवाना चाह, मान लो इधर करवाना चाहता हूं, लेकिन ला करके अगर मैं रेस्टिंग स्टेट में रखूंगा, तब के केस में भी इस पे फोर्स नहीं लगेगा। किसके वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि चार्ज यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट में है, भले ही अभी उधर उसके परपेंडिकुलर मोशन करने वाला होगा बाद में भी। क्लियर। तो रेस्टिंग चार्ज पे किसी भी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होता है। आया इतना, ठीक है। सिर वो तो बस एक ही चीज सीखे, वो कोचिंग आकर के सिर हिलाना, वो बढ़िया से आता है भाई। ये क्लियर हुआ इतना। तो अब मेरे को बताओ, अब तो बताओ, ये चार्ज को मैं अगर यहाँ पर रेस्टिंग स्टेट में रखूंगा तो इसका मोशन किधर होगा, होगा ना राइट साइड में, उधर जाएगा ये सीधा सीधा, और डायरेक्शन चेंज भी नहीं करेगा, लीनियर मोशन होगा। समझ में आया बात, क्लियर है। अब ध्यान देना, यहाँ पे फोर्स किसके वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। तो यहां पे हम लोगों का एफ ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू ई होगा, और एफ बी इज इक्वल्स टू 0। दो वजह, एक तो जब हम लोग चार्ज को रेस्ट में रखे हुए थे तब तो लगेगा ही नहीं,
दूसरा, जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंपोज हो गया और ये उसको सामने में लेकर के जा रहा है, तब चार्ज मोशन में आ गया, लेकिन मोशन का डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा, बी के डायरेक्शन में हो जाएगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा इसका, जीरो। आया इतना समझ में? ठीक है, चलो। जब ये है तो इसमें एक एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, ए इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाई एम, मास ऑफ चार्ज। ठीक है, अब जब ये आया हुआ है तो इसका वेलोसिटी भी देख लो भाई फिर, कि वेलोसिटी से क्या आने वाला रहेगा। तो ये जो मोशन हो रहा है ये तो सीधा इसी डायरेक्शन में हो रहा है, वेलोसिटी निकालोगे तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, यही होता है। तो v का वैल्यू अगर निकालते हैं, u का वैल्यू तो हो गया 0, क्योंकि इनिशियली मैंने चार्ज को कैसे में रखा हुआ है, रेस्ट में, तो u का वैल्यू हो गया 0 और a का वैल्यू आ जाएगा यहां से क्यू ई डिवाइड बाई एम और इंटू टी। ठीक ठीक, और ये जो वेलोसिटी इस पे, ये जो वेलोसिटी आया हुआ है, वेलोसिटी का वैल्यू इतना आ गया भाई। ठीक है, ये वेलोसिटी जो है इसको कैसे मोशन करवाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक, तो इसका मोशन कैसे हो जाएगा इस केस में, स्ट्रेट लाइन मोशन। ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? ठीक, लिखो, लिखो, ध्यान देना, यहां पे ये वैल्यू तब आया जब हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी को 0 लिया हुआ है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू ही रहता, यू ही रहता, तब के केस में v का वैल्यू क्या आ जाता, u प्लस क्यू ई टी डिवाइड बाई एम हो जाता भाई। आया समझ में? तो नीचे में एक लाइन और लिख लेना, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज u, देन v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस क्यू ई टी डिवाइड बाई एम, ये हो गया। ठीक है, चलो, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, अब इस चार्ज का मोशन में इस डायरेक्शन में ना करवा करके ऊपर ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, बी और दोनों के ही परपेंडिकुलर, दोनों के ही क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, देखो केस नंबर 2, व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b और e। ठीक, इसके परपेंडिकुलर। अब जैसे मैंने चार्ज लिया यहाँ पे q, इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है ऊपर की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका हुआ है ऊपर की तरफ। अब मेरे को बताओ इस पे, अब तो ये मोशन में भी आ गया है, पहले ही मैं बोल रहा हूं कि इसको रेस्ट में नहीं, हम लोगों ने मोशन में ले लिया है, तो इनिशियली ये मोशन में ही है। तो अब मेरे को बताओ इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ। दोनों लगेगा। अब के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के यहाँ पे फोर्सेस लगने वाले हैं, ध्यान देना। मैग्नेटिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर आ गया तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसमें क्यू वी बी। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको उधर खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको उधर खींचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो लगने वाला रहेगा वो इधर लगने वाला रहेगा इस पे। आया इतना बात समझ में? अब ध्यान देना, मेरे को बताओ मैग्नेटिक फील्ड जब इस पे लग रहा होगा, जब ये चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, ये हाथ जो है ना, इसके मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं तुमको फोर्स निकालने के लिए। पैदलो घुटने पे थोड़ा सा जोर डालो, यहां पे मोशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, किधर लगेगा, अंदर की तरफ। तो चार्ज को अगर मैं मान लो ऐसे करके, ये जैसे इसी टाइप से एज्यूम कर लो, चार्ज को मैंने ऐसे ऊपर फेंका, चार्ज को मैंने ऐसे ऊपर फेंका, जैसे ही ऊपर फेंकूंगा चार्ज जो है वो तुरंत ऐसे घूम जाएगा,
बात आया समझ में? चार्ज क्या होगा, ऐसे यहां से ये तुरंत घूम जाएगा। तो ध्यान देना, एक तो चार्ज यहां से ऐसे घूम रहा है, किसके वजह से, मैग्नेटिक फोर्स के वजह से। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो उसको खींच रहा होगा ना भाई, समझ में आया? तब के केस में ये ऐसे घूमते घूमते मेरे तरफ आए, तो कौन सा मोशन हो गया, हेलिकल मोशन। कल देखे थे हेलिकल मोशन, ध्यान देना, कल वाले हेलिकल मोशन और इस वाले हेलिकल मोशन में डिफरेंस, ठीक है। अब तो मैं अभी जितना चिल्लाया उतना भेजे में गया, कुछ गया। अब एक एक को पहले लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यूज देख लेते हैं भाई कितना कितना। अब एक्स एक्सिस में हम लोग देखते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स लगेगा क्यू ई, चार्ज है ई, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया भाई, ठीक है। अब देखना एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफ ई डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाई ये हो गया एम। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है, ठीक है। आगे, अब अगर मैं उस डायरेक्शन में वेलोसिटी देखूंगा, v इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी। अगर ये हम लोग लेते हैं तो यू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0, क्योंकि अभी इसका यू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 0। जो भी वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, इसका वाई डायरेक्शन में। तो इनिशियली तो हम लोगों ने यू की तरफ फेंका नहीं है, तो यू डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में तो फेंका नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में जिसका इनिशियल वेलोसिटी है ये कितना बन जाएगा, इसका 0। तो ये हो जाएगा भाई यहां से 0। तो यू वी एक्स इक्वल टू यहां से आ गया ये प्लस ए टी, कितना ही ए का वैल्यू वहां पे है, लिख लो क्यू ई टी डिवाइड बाई एम। ये इसका वेलोसिटी हो गया, ये इसका एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी हो गया। दूसरा चीज समझो, एक्स डायरेक्शन में इसमें फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। फोर्स जब भी लगता है मोशन को कैसे कर देता है, एक्सिलरेट कर देता है। फोर्स लगेगा तो मोशन को एक्सिलरेट कर देगा, सीधी सी बात है। कल जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के वजह से यहाँ पे हेलिकल पाथ बनाया था, तो थोड़ा सा याद करना, यहाँ पे हम लोगों का इधर पे लगने वाले फोर्स का वैल्यू जो था ये 0 बन गया था, क्योंकि इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। कल जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो देखा हुआ था, तो उसमें हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा था। और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मोशन वाले चार्ज पे तभी वर्क करता है जब वो उसके पैरेलल ना हो, जब वो उसके पैरेलल ना हो। आया इतना समझ में, क्लियर? तो ध्यान देना, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर ही निकल लेता, मतलब ऐसे घूमता रहता सर्कुलर में, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें फोर्स लगा दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा तो उसको खींच रहा है, खींच रहा है। और फोर्स जब भी लगता है तो मोशन कैसा होता है, एक्सिलरेटेड मोशन। तो कल जो हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया हुआ था, हेलिक्स, वो एक कांस्टेंट पिच पे था, मतलब हर हेलिकल जो पार्ट था उसका लेंथ या उसका डिस्टेंस इक्वल था। लेकिन इसमें क्या होगा, ध्यान देना, ये मतलब हेलिकल पाथ जो है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रहा है। क्यों? क्योंकि बी के वजह से सर्कल बन रहा है, बी के वजह से सर्कल बन रहा है। अगर इधर का मोशन, इधर अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, इधर अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, तो उधर जाने का मोशन कैसा रहता, इधर आने का मोशन कांस्टेंट। अगर फोर्स मतलब फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो इधर अगर मोशन बनेगा तो कैसा मोशन बनेगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से उस पर एक्सिलरेशन नहीं लगेगा और ना ही उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। समझ में आया? तो कांस्टेंट फोर्स जब इधर लग रहा होगा, मतलब इधर का वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, तब के केस में ये जितना, ये इसको बोलते थे ना पिच, इसको क्या बोलते थे, पिच। तो अगर इधर कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा तो भाई ये पिच का भी लेंथ क्या हो जाएगा, हर पार्ट का इक्वल। समझ में आया? लेकिन इस वाले केस में इधर कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उसमें क्या इंपोज कर रहा है, एक्सेलरेशन लेकर के आ रहा है। और एक्सेलरेशन लेकर के आ रहा है बोलने का मतलब उसका भी वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। तो इधर का तो वेलोसिटी चेंज हो ही रहा है, ठीक। और इधर जो भाग करके आ रहा है सामने की तरफ, इसमें इसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। आया इतना समझ में, क्लियर? तो इस वाले केस में तुमको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलने वाला है, हेलिकल पाथ। लेकिन हेलिकल पाथ भी कैसे होगा, वेरिएबल। कैसे होगा, वेरिएबल। तो यहाँ पे लिख लेना भाई, वेरिएबल हेलिकल पाथ। क्लियर?